हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी। मैं निरंजन उपाध्याय। जैसा कि हमने पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कुछ क्रॉप्स, अब आज हम लोग पढ़ेंगे रेपसीड एंड मस्टर्ड। तो धीरे धीरे हम लोग सारे क्रॉप्स को पढ़ रहे हैं और कहीं न कहीं हम लोग ओवरकम कर भी मतलब इस पर कामयाबी पा भी रहे हैं कि हाँ उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं जो हमें एग्जाम बेसिस से इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब हाँ, अगर कोई बात किसी को कोई क्वेरी होगा तो वैसे मैं देख लूँगा कमेंट, वैसे मैं देख नहीं पाता जल्दी, तो मैं देख भी लूँगा कमेंट आप लोगों का कि हाँ कोई क्वेश्चन हो तो उसमें कोई भी बात हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी ऐसी बात हो उसमें आप कमेंट्स कर देंगे। लेकिन तो हम कोशिश करेंगे बताने की, नहीं भी करेंगे तो सबको पता है, बहुत नॉलेज वाले हो तुम लोग, बहुत ज्ञानी आदमी हो और पढ़ते हैं हम लोग। रेपसीड एंड मस्टर्ड की अगर बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका स्पीसीज। ब्रेसिका स्पीसीज, फैमिली क्रोसीफेरी या ब्रेसिकेसी। उत्पत्ति स्थान अफगानिस्तान या चाइना। लेकिन अभी कुछ और बात करेंगे तो उत्पत्ति स्थान किसी और के अलग भी हो सकते हैं। तो उत्पत्ति स्थान इसका क्या नाम है, अफगानिस्तान या चाइना जनरली हम बात कर रहे हैं। प्रोटीन 24% है। आपका ऑयल प्रतिशत जो है वो है 35 से 47%। ऑयल का जो प्रतिशत हो क्या है 35 से 47%, प्रोटीन 24%। सीड रेट 4 से 6 किलो। नॉर्मल में सीड रेट दोनों का बोल दिया हूं। रेपसीड एंड मस्टर्ड की क्या है 4 से 6 किलोग्राम। अब यहां तक रोकने के बाद हम ये कह लें कि रेपसीड किसे कहते हैं और मस्टर्ड किसे कहते हैं, ये भी बात ध्यान रख लेंगे। तो नोट कर लेंगे उसमें कहीं अपनी किताब में या कॉपी में, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे कि सरसों एवं तोरिया को रेपसीड कहते हैं। किसको कहते हैं, सरसों एवं तोरिया को रेपसीड कहते हैं। सरसों एंड तोरिया इज नोन एज रेपसीड। और राई, राया एवं लाहा को क्या कहते हैं, मस्टर्ड कहते हैं। राई, राया एवं लाहा को मस्टर्ड कहते हैं। क्या कहेंगे, राई, राया एवं लाही को मस्टर्ड कहते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। और रेपसीड एवं तोरिया, सरसों एवं तोरिया को रेपसीड कहते हैं। क्लियर हो गई, दोनों में अंतर क्लियर हो गया होगा। अब टाइम ऑफ सोइंग, बुआई का समय, तो हम तोरिया को लास्ट वीक ऑफ सितंबर, क्या कहेंगे, लास्ट वीक ऑफ सितंबर में बुआई करेंगे तोरिया की। और सरसों और मस्टर्ड की बुआई 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर। जनरली अगर आपसे पूछ ले कि सरसों की बुआई कब करते हैं, ऐसे पूछ ले कि सरसों की बुआई कब करते हैं, हर बातों को हम लोग सरसों में जोड़ लें, तो आप क्या कहेंगे, सरसों की बुआई कब करते हैं, 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच सरसों की बुआई करते हैं। इस बात का भी ध्यान रख लेंगे। अब बात आती है, अब इनको लिखने से पहले यहां थोड़ा सा देख लें, फिर और बातें करेंगे। चलो पहले स्पेसिंग को भी देख लेते हैं। स्पेसिंग सरसों में क्या है 30 × 10 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर। मस्टर्ड की 45 × 30 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर। क्योंकि ये क्या है, ये इसमें ये स्पेस ज्यादा लेता है, इसमें ब्रांचिंग होती है और ये स्पेस ज्यादा लेता है, मतलब इसमें शाखाएं निकलती हैं और स्पेस ज्यादा ले लेता है, इसलिए इसमें ये डिस्टेंस बढ़ जाती है। अब बात आती है, लिखेंगे यू ट्राइंगल। यू ट्राइंगल इसको क्या कहते हैं, ये जो मैं पूरा बनाया उसको क्या कहते हैं, यू ट्राइंगल। यहां लिख लेंगे यू ट्राइंगल। यू ट्राइंगल किसने दिया, तो नगेरू ने। किसने दिया, नगेरू, 1935 में। यू ट्राइंगल किसने दिया, नगेरू ने दिया 1935 में। अभी यू ट्राइंगल है क्या, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, देख लेते हैं कि यू ट्राइंगल है क्या। अब इनके बारे में भी आप लोग लिखते जाएंगे। ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस, जनरली अगर हम सरसों का वैज्ञानिक नाम देखें तो आपके इंटर की किताबों में या अदर किसी भी और बुक्स में क्या लिखा है, ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस। इसमें गुणसूत्र कितना होता है 20 और n बराबर 10। ये डिप्लॉयड होता है, कैसा होता है, डिप्लॉयड, द्विगुणित होता है, ध्यान रखेंगे। ये कैसा होता है, द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है। और इसमें जो जीन लिया गया था उसका नाम था AA। जीन का नाम क्या था, AA। और फिर और ब्रेसिका नाइग्रा देखेंगे इसको। ब्रेसिका नाइग्रा, इसे हम बनारसी राई के नाम से जानते हैं। किसको नाम से जानते हैं, ब्रेसिका नाइग्रा को। नोट करते रहेंगे एक एक पॉइंट्स को। इसे हम ब्रेसिका नाइग्रा को बनारसी राई के नाम से जानते हैं। इसमें जो n बराबर होता है 8 होता है और 2n बराबर 16 होता है। यह भी डिप्लॉयड होता है। इसमें जो जीन लिया गया था वो BB लिया गया था। क्या नाम था जीन का, BB। इन दोनों के क्रॉस से एक वेराइटी, एक स्पीसीज डेवलप हुई। वो क्या स्पीसीज का क्या नाम था, ब्रेसिका जंसिया। ब्रेसिका जंसिया, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रेसिका जंसिया। इसे भारतीय सरसों, भारतीय राई, भारतीय मतलब इंडियन मस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। भारतीय राई, इंडियन मस्टर्ड, इसे क्या कहते हैं, ब्रेसिका जंसिया को आप लिख लेंगे थोड़ा सा। इसको इंडियन मस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं, इंडियन मस्टर्ड। इंडियन मस्टर्ड के नाम से जानते हैं ब्रेसिका जंसिया को।
इसमें जो जीन आया वो कौन कौन सा आया, AANBB। जीन का क्या नाम था, AANBB। और क्रोमोजोम यहां से आया भाई, 2n यहां से आएगा, मतलब ये 10 n बराबर 10, लेकिन 2n बराबर 20 और ये n बराबर 8, ये दोनों आएंगे तो 10 और 8 18। और अगर 2n ये डबल होगा तो 36। ये टेट्राप्लाइड कैसी थी, एलो टेट्राप्लाइड स्पीसीज थी। कैसी स्पीसीज थी, एलो टेट्राप्लाइड स्पीसीज थी ब्रेसिका जेनेसिया। क्यों, क्योंकि जब हम बात करते हैं एलो टेट्राप्लाइड का मतलब क्या होता है, व्हेन 4 क्रोमोजोम कम फ्रॉम द डिफरेंट स्पीसीज, या यू कैन से 2 पेयर ऑफ क्रोमोजोम कम फ्रॉम द डिफरेंट स्पीसीज। तो यहां 2 पेयर आ रहे हैं अलग अलग स्पीसीज से। क्यों, इसका स्पीसीज क्या है, कॉम्पेस्ट्रिस है, और इसका स्पीसीज क्या है, नाइग्रा है, लेकिन जीनस दोनों का सेम है, ब्रेसिका और ब्रेसिका। तो इन दोनों के क्रॉस से एक डेवलप हुआ, क्या कहलाया, ब्रेसिका जेनेसिया, जिसे हम इंडियन मस्टर्ड के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इस पे। सिर्फ यही पूछता है ब्रेसिका जेनेसिया, मतलब इंडियन मस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका जेनेसिया। अब बात आती है कि अब इन दोनों के क्रॉस से क्या डेवलप हुआ, सेम प्रोसेस यहां भी लगा, ब्रेसिका कैरिनाटा, जिसे इथोपियन राई या करण राई के नाम से जानते हैं। क्या, इथोपियन राई के नाम से जानते हैं ब्रेसिका कैरिनाटा को, करण राई या इथोपियन राई के नाम से जानते हैं, इथोपियन। तो ये ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका ओलेरेसिया, ये पात गोभी थी। क्या थी, ब्रेसिका ओलेरेसिया क्या था, ये पात गोभी था। और इसमें गुणसूत्र क्या होता है, सॉरी यहां 2n लिख गया, सॉरी, n बराबर इसमें 9 होता है, लेकिन 2n बराबर 18। इन दोनों के क्रॉस से जब डेवलप हुआ 9 और 8 17, और ये डबल हुए जब 2n हुए, तो इसमें क्या आया, 2n कितना आ गया, इसमें 2n जो आपका वो आ गया 34। क्लियर होगी बातें। और इसमें जो जीन आया उसका क्या नाम था, BB और CC। जीन भी याद रखेंगे, सारे पॉइंट्स को बड़े ध्यान से देख लेंगे। अब ब्रेसिका ओलेरेसिया और ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस के क्रॉस से जो डेवलप हुआ, ये भी सबके, ये तीनों के तीनों एलो टेट्राप्लाइड हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। जेनेसिया, नापस और कैरिनाटा, ये एलो टेट्राप्लाइड स्पीसीज है। तो अगर हम बात कर लें, हो राम, अब हम बात कर लें इन दोनों को, तो ब्रेसिका नापस AA और CC और 2n बराबर 38। इसे गोभी सरसों के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, गोभी सरसों के नाम से भी जानते हैं। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग, और पढ़ते रहना उसी में, क्योंकि ज्ञान किसी सर्टिफिकेट का मोहताज थोड़े होता है। अगर ज्ञान है तो बहुत कुछ है, फिर अगर आपके पास नॉलेज है तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्टिफिकेट लेते कोई बहुत बड़ा सर्टिफिकेट से विद्वता हासिल नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान, तो ये मैं बता रहा हूं, तो उसी में टाइम अपना निकाल के थोड़ा थोड़ा इनको पढ़ते रहेंगे। इसको जहां जब मिले आपको उसी समय खोल के देख लेंगे, तो ये रहेगा कि हाँ क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे अभी पढ़ा कि जब वीडियो देखा उसके तुरंत फिर दूसरे दिन उसको फिर एक बार रिपीट कर लें और देख लें, तो क्लियर हो जाएगा क्या क्या हमने पढ़ा है और क्या क्या बोला गया है। वहां से हम उन्हीं टॉपिक्स को छेड़ रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेसिस से। अब इतनी बातें आपने देख ली, क्लियर हो गया यू ट्रायंगल। अब हम बात करें, वैरायटी बताने से पहले कुछ शब्द हम बता रहे हैं उनको ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन राजस्थान में होता है, नोट करते रहेंगे। भारत में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन कहां होता है, राजस्थान में होता है। और विश्व में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन कनाडा में होता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करते हैं कि सरसों के फल को, सरसों में फल का प्रकार किस प्रकार का फल पाया जाता है, सिलिकुआ। सरसों में फल कैसा पाया जाता है, सिलिकुआ प्रकार का फल पाया जाता है, सिलिकुआ। सिलिकुआ प्रकार का फल पाया जाता है सरसों में। अब बात आती है, सिलिकुआ में सरसों प्रकार का फल हो गया। अब किस प्रकार का पुष्करम पाया जाता है, रेसीम प्रकार का। कैसा, रेसीम प्रकार का। रेसीम को असीमाक्ष कहते हैं हिंदी में, शायद असीमाक्ष। रेसीम आप ध्यान रखेंगे, रेसीम, रेसीम प्रकार का पुष्करम पाया जाता है सरसों में। एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, थिनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। थिनिंग की अगर बात करें, थिनिंग का मतलब होता है एक तरह से शब्द शाब्दिक कर देखें छटाई। तो हम क्या करेंगे, शब्द लिख लेंगे, उसमें कुछ शब्द ऐसे लिख लेंगे कि लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की बीच की दूरी निश्चित करने के लिए स्वस्थ पौधों को छोड़ करके
अवांछित पौधों को हटाना क्या कहलाएगा? थिनिंग कहलाएगा। लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी सुनिश्चित करने के लिए स्वस्थ पौधों को छोड़ करके अवांछित पौधों को हटाना क्या कहलाएगा? थिनिंग कहलाएगा। यह क्रिया बुआई के 20 से 25 दिन बाद कर लेते हैं। बुआई के 20 से 25 दिन पर कर लेते हैं। तब कर लेते हैं 20 से 25 दिन पर कर लेते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। और थिनिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सरसों में, थोड़ा इसको ध्यान रख लेंगे आप लोग। अब बात आती है इरिगेशन की। इरिगेशन प्री फ्लावरिंग। प्री फ्लावरिंग कहने का मेरा मतलब है कि जब फील्ड में आपके फ्लावर दिखने लगे हल्के हल्के कुछ पौधों में, ऐसा तो है नहीं कि एक बार में साइमल्टेनियसली सारे फ्लावर एक साथ निकलेंगे। तो जब 25%, 15 to 25, 15 से 25% के बीच जब फ्लावर दिखने लगे हैं खेत में, तो आप इरिगेशन कर दें। और सेकेंड इरिगेशन शुड बी अप्लाई एट द टाइम ऑफ सिलिकुआ डेवलपमेंट। सिलिकुआ बनते समय हम क्या करेंगे? दूसरा इरिगेशन को अप्लाई करेंगे। क्लियर होगी बातें? पहला प्री फ्लावरिंग, दूसरा सिलिकुआ पे। अब अगर हम बात कर लें कि सरसों के लिए कोई भी ऑयल सीड क्रॉप के लिए सबसे जरूरी होता है सल्फर, तो ध्यान रखेंगे इसमें अलग से सल्फर जरूर ऐड करें। सारा एनपीके अपना देने के बाद सल्फर जरूर ऐड करें। आपके पास अगर है तो आप सल्फर थोड़ा 40 से 50 किलोग्राम सल्फर अगर अलग से आपको फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अच्छा उपज प्राप्त होगा। 40 से 50 किलोग्राम मतलब 50 ना लिखें आप, 30 से 40 किलोग्राम सल्फर आप ध्यान रखेंगे। यू कैन से 40 किलोग्राम सबसे बेटर रहेगा। 40 किलोग्राम अगर सल्फर हम अप्लाई कर रहे हैं 1 हेक्टेयर में, तो हमारे लिए हमारी फसल अच्छी पैदा हो जाएगी। क्लियर होगी बातें? आजकल बेंटोनाइट सल्फर में 90% सल्फर आता है। अगर उसको प्रयोग करेंगे तो ये क्वांटिटी कम हो जाएगी। एसएसपी अगर यूज करेंगे, सिंगल सुपर फास्फेट करेंगे, तो ये क्वांटिटी लगभग 40 kg के आसपास पहुंच जाएगी। लेकिन अगर हम बेंटोनाइट सल्फर, उसमें 90% सल्फर है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं बेंटोनाइट सल्फर, तो उसका अगर हम यूज कर रहे हैं तो कम में भी काम चल जाएगा, क्योंकि उसमें 90% सल्फर है। तो सब मिला जुला के आप यूज कर ले, इतना में आपका काम चल जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। तो हम सल्फर बताने का मतलब सिर्फ ये है कि आप क्या करें फील्ड में, माने ऑयल सीड क्रॉप के लिए सरसों, भोज्य तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर सबसे जरूरी है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे सल्फर। अब बात करते हैं हम लोग कि 00 और 000 की। पहले एक शब्द लिखेंगे कैनोला संबंधित है, मैं लिख देते हैं अभी। कैनोला संबंधित है। कैनोला संबंधित है। कैनोला है क्रूसीफेरी कुल का पौधा या क्रूसीफेरी कुल से संबंधित है। कैसे है? ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कुल से संबंधित है। इसे मीठी सरसों के नाम से जानते हैं। क्या? स्वीट सरसों। इसे क्या कहते हैं? स्वीट सरसों। क्यों? अब स्वीट सरसों के नाम से जानते हैं। अब कुछ और पॉइंट लिख लेंगे। 00, 00 और 000 इज रिलेटेड टू, तो वो किससे संबंधित है? ये कैनोला की प्रजातियां हैं। कैसी हैं? कैनोला की प्रजातियां हैं। कैनोला की प्रजातियां हैं। डबल जीरो सिंगल जीरो का पहला वाला जो जीरो डेवलप किया एक उद्देश्य लेके, सिंगल जीरो का मतलब एक उद्देश्य लेके विकसित किया गया इस वैरायटी को, उसका नाम था लो इरूसिक एसिड। क्या था? लो इरूसिक एसिड। क्योंकि सरसों में 38 से 57% तक इरूसिक एसिड पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 38 से 57% तक। क्वेश्चन नोट कर लेंगे कहीं, सरसों में इरूसिक एसिड की मात्रा पाई जाती है 38 से 57%। तो पहला जो वैरायटी डेवलप की उसका उद्देश्य था कि इरूसिक एसिड की मात्रा कम रखी जाए सरसों में, कम। दूसरी बात, पहले जीरो का, अगर दूसरी जब वैरायटी 00 जब वैरायटी डेवलप की है तो पहले का उद्देश्य यही था कि लो इरूसिक एसिड, लेकिन दूसरे वाले का उद्देश्य बदल गया था। उसका रखा गया कि लो ग्लूकोसाइनोलेट। तो ग्लूकोसाइनोलेट मेरे बोलने का मतलब है, ग्लूकोसाइनोलेट बोलने का मतलब है ग्लूकोसाइनोलेट बोलने का मतलब है कि अगर ग्लूकोसाइनोलेट बोलने का मतलब है कि इसमें चरपराहट, सरसों में जो चरपराहट होता है वो किसके कारण होता है? ग्लूकोसाइनोलेट के कारण। सरसों में चरपराहट किसके वजह से होता है? ग्लूकोसाइनोलेट के कारण।
क्लियर। तो पहले जीरो वाले का नाम क्या था, लो यूरिक एसिड, दूसरे वाले का उद्देश्य था लो ग्लूकोसाइलेट, और तीसरे वाले का जब वैरायटी 000 डेवलप की गई तो दोनों का उद्देश्य तो ये दोनों हो गए। अब 000 की जो वैरायटी डेवलप की, तीसरे वाले जीरो का मतलब था थिन सीड कोट, पतला सीड कोट, जिससे कि तेल की मात्रा अधिक निकले। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो सरसों में 4% ग्लूकोसाइलेट के कारण यूरिक एसिड की मात्रा 38 से 57% होती है, और ये वैरायटी डेवलप की कैलोना की प्रजातियां हैं। अब सिर्फ वेराइटीज की बात करें हम सीधे, तो नोट करेंगे तोरिया में प्रजातियां की लिखेंगे। तोरिया की जो प्रजातियां वो टाइप 9, टाइप 36, भवानी, पांचाली। टाइप 9, टाइप 36, भवानी, पांचाली। भूरी सरसों में BSH1, पूसा कल्याणी, BSH1 पूसा कल्याणी। पीली सरसों में टाइप 7, टाइप 27, K88, YS24। नोट करते रहेंगे। मस्टर्ड में अगर हम बात करें तो वरुणा, मस्टर्ड में कौन कौन सी, वरुणा को टाइप 59 के नाम से भी जानते हैं, CSS निकली है। वरुणा, सीता, क्रांति, करिश्मा, वैभव, पूसा बहार, भागीरथी। भागीरथी केस में तो भागीरथी नदी, भागीरथी और अलकनंदा मिला के गंगा नदी का निर्माण हो रहा है। कृष्णा, कृष्णा के नाम से तो सब फेमस। रोहिणी, रोहिणी एक नक्षत्र भी है भारत में जहां से आम पकना शुरू होते हैं। तो इन सारी बातों को भी हम ध्यान रखते हैं। अब ये मस्टर्ड में एक और बैट लिख लेंगे, पूसा जय किसान, पूसा जय किसान। यह बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित प्रथम प्रजाति है सरसों में, और सॉरी मस्टर्ड की बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित प्रथम प्रजाति, जिसे बायो 902 के नाम से भी जानते हैं। बायो 902 के नाम से भी, बायो 209 की, बायो 902 के नाम से भी जानते हैं। पूसा जय किसान ध्यान रखेंगे, इसे बायो 902 के नाम से भी जानते हैं, और इसे डेवलप किया था BL चोपड़ा ने। किसने, VL चोपड़ा, BL चोपड़ा। चोपड़ा, VL चोपड़ा ने इसे विकसित किया था, और ये सेकंड डायरेक्टर जनरल ऑफ ICR थे। ICR के दूसरे डायरेक्टर जनरल थे कौन, सेकंड डायरेक्टर जनरल ऑफ ICR थे ये, सेकंड डायरेक्टर जनरल ऑफ ICR थे ये, सेकंड डायरेक्टर जनरल ऑफ ICR थे। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं, ये वैरायटी हो गई, ये सोमा क्लोन वेरिएशन द्वारा विकसित की गई थी। किसे, सोमा क्लोन वेरिएशन द्वारा। सोमा क्लोन वेरिएशन क्या होता है, मतलब सोमैटिक सेल यूज किया गया था इसमें। इसको डेवलप करने के लिए कैसा सेल यूज किया था, सोमैटिक सेल। ठीक, मतलब कायिक कोशिकाएं, है कायिक कोशिकाएं डेवलप, सोमैटिक सेल यूज किया गया था इसको डेवलप करने के लिए। और अब हम बात करते हैं, ये हो गई बातें। अब सीधे लिखेंगे आप लोग डिजीजिया रोग, डिजीजिया रोग। तो लिखेंगे, और हाँ, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ICR BP पाल, ध्यान रखेंगे इस बात का भी। डायरेक्टर जनरल कौन थे, जैसे वर्तमान में महानिदेशक हैं, बदल गए हैं, त्रिलोचन महापात्रा थे शायद, वो भी बदल गए हैं, बदलने वाले। अभी तो त्रिलोचन महापात्रा चल रहे, तो मुझे भी एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, शायद अभी वो त्रिलोचन महापात्रा ही है, सॉरी त्रिलोचन महापात्रा ही है। तो ICR के डायरेक्टर जनरल जैसे इस समय है, इसके सबसे पहले थे BP पाल, जिसे गुलाब का पिता कहा जाता है। उसके बाद सेकंड बने कौन, VL चोपड़ा। अब बात आती है कि हम डीजी की बात कर रहे हैं, डिजीजिया रोग की। डिजीजिया रोग की बात कर लें। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल त्रिलोचन महापात्रा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब डिजीज की बात करें तो लिख लेंगे पहला व्हाइट ब्लिस्टर या व्हाइट रस्ट, व्हाइट ब्लिस्टर या व्हाइट रस्ट। एल्बुगोकेंडा, व्हाइट रस्ट। यह रोग एल्बुगो कैंडिडा, ALBUGO, एल्बुगो कैंडिडा, यह रोग एल्बुगो कैंडिडा नामक कवक के कारण होता है। एल्बुगो कैंडिडा नामक कवक के कारण होता है। आप इसको देखे भी होंगे जनरली, सरसों की जब लीफ देखेंगे तो देखेंगे लगता है कि जैसे सांप चला हो पत्तियों पर, वो एल्बुगो कैंडिडा होता है। उस पर कुछ रेंग के गया हो, कभी खेत में गया होगा, देखा भी होगा, उस पर व्हाइट व्हाइट कलर का ये दिखने लगता है। ये एल्बुगो, इससे बचने के लिए सबसे बेहतरीन होता है कि हम
डाइथेन जेड 78 का स्प्रे कर दें, डाइथेन जेड 78 का स्प्रे कर दें खेत में, या फिर सीड को पहले से ट्रीट करके बोएं ताकि विशेष तरीके से कोई रोग ना लगे। दूसरी बात आती है डाउनी मिल्ड्यू, मृदुरोमिल आस्था, डाउनी मिल्ड्यू, पर्नोस्पोरा, यह रोग डाउनी लिख लें, डीओ, यह रोग पर्नोस्पोरा ब्रेसिकी नामक कवक के कारण होता है। पर्नोस्पोरा ब्रेसिकी नामक कवक के कारण होता है। इन बात का ध्यान रखेंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन। और डाउनी मिल्ड्यू मैं बताया होगा, डाउनी मिल्ड्यू कैसे पहचानेंगे, ये डॉर्सल लीफ को अफेक्ट करता है और नीचे थोड़े थोड़े छटके बन जाएंगे, फिर धीरे धीरे पूरे लीफ को खत्म कर देगा। तो ये डाउनी मिल्ड्यू, और इससे बचने के लिए हम डाइथेन M45 का स्प्रे कर देते हैं। अब बात आती है कीट, इंसेक्ट की। कीट के नाम से तो सबको बात वाकिफ होंगे, एफिड या माहू से। माहू का वैज्ञानिक नाम है एफिड, लिख लेंगे कीट का नाम एफिड या माहू। लीफाफिस इरिसिमी, लीफाफिसी इरिसिमी नामक इसका जूलॉजिकल नेम होता है। किसका? एफिड का वैज्ञानिक नाम होता है लीफाफिसी इरिसिमी। यह येलोइश ग्रीन कलर का होता है, मतलब हल्के पीले रंग का होता है। इसे सिर्फ एक कलर दिखाई पड़ती हुआ है, पीला। ये जब पहाड़ों पे ज्यादा ठंड पड़ने लगती है तो उधर से ये मैदानों की तरफ रुख करती है, और अगर उस समय फ्लावर होंगे, इसीलिए ये टाइम रखा गया कि इस समय बो देंगे तो वो फ्लावर खत्म हो जाते हैं और हमारे सरसों ठीक से बच जाते हैं। तो एफिड लीफाफिस इरिसिमी, इसके लिए मेलाथियान का स्प्रे कर दें खेत में। या अगर लेडी बर्ड बीटल खेत में लगा है तो छेड़े नहीं, जिसे कॉक्सिनेला सेप्टम पुनक्टाटा के नाम से जानते हैं। अगर लेडी बर्ड बीटल लगा है खेत में तो हम उसमें स्प्रे किसी भी चीज, अगर उनकी संख्या ज्यादा है तो वो किसको खाती हैं? वो प्रीडेटर के रूप में काम करती हैं। वो किसको खाती हैं? लीफाफिस इरिसिमी को खा जाती हैं, क्योंकि वो प्रीडेटर के रूप में काम करती हैं। अब बात आती है साफ्लाई, ये इंपॉर्टेंट है। आरा मक्खी, साफ्लाई को मैं इधर लिख देता हूं, आरा मक्खी या साफ्लाई, आरा मक्खी या साफ्लाई। साफ्लाई को सराफ्लाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो माउथ पार्ट होता है वो दराती जैसा होता है। तो आरा मक्खी, इसका वैज्ञानिक नाम है एथेलिया प्राक्जिमा लूजेंस। तो लूजेंस ना लिखें आप, एथेलिया प्राक्जिमा सिर्फ लिख लें, उतने से काम चलेगा। एथेलिया प्राक्जिमा, एथेलिया प्राक्जिमा। लूजेंस मत लिखें आगे, लूजेंस भी लिखते हैं, एथेलिया प्राक्जिमा लूजेंस। तो लूजेंस ना लिखें तब भी चलेगा, ये एथेलिया प्राक्जिमा को एथेलिया प्राक्जिमा लिख लें। इसको मैं इसलिए बता रहा हूं, ये पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार कभी बीएचयू ने पूछा है कि साफ्लाई किस फसल में लगती है, तो सरसों में या क्रूसीफेरी कुल के पौधों में। ऐसा भी दे सकता है ऑप्शन की क्रूसीफेरी कुल के पौधों में। तो साफ्लाई हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये हेमिप्टेरा ऑर्डर में, किसमें आता है? ये हेमिप्टेरा। मैं इसका ऑर्डर क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस ऑर्डर के जितने भी कीट होते हैं, जैसे मधुमक्खी, वैप्स, ये जितने भी कीट होते हैं, बर जिसे कहते हैं, तो बर्रैया और ये मधुमक्खी, ये जितने भी इंसेक्ट हैं, ये सब के सब बेनिफिशियल होते हैं। कोई पॉलिनेशन में काम करता है, किसी से शहद प्राप्त होता है, पॉलिनेशन भी करता है, दोनों काम करता है कोई। और लेकिन ये जो एथेलिया प्राक्जिमा है, ये इसी ऑर्डर का होते हुए भी ये हार्मफुल होता है, हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम एथेलिया प्राक्जिमा, और इससे ज्यादा हमारे फसलों को नुकसान नहीं होता है, लेकिन ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं। अब लिखेंगे उपज, इल्ड, और उसके बाद उपज में लिखेंगे सरसों की 15 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर। कहीं की 12 से 18 भी लिखा मिलता है, तो आप 12 से 18 कुंटल भी लिख सकते हैं, 12 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और 20 से 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपका मस्टर्ड की उपज है, 20 से 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और लेकिन इतनी उपज होती कहाँ है यार, किताबों में है सब, उसी को पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक। तो इतनी बातें हो गई, आप इनको ध्यान रख लेंगे और सब मिला के पढ़ते रहेंगे। और इसमें कहीं कोई डाउट होगा आपको तो प्लीज़ कमेंट कर देंगे कि हाँ सर ये डाउट है और ये गड़बड़ हो गया है, तो मैं उसको नेक्स्ट टाइम सुधार भी दूंगा।
क्योंकि हो सकता है गलतियां हो भी सकती हैं, पर मेरे ख्याल से हमने ठीक पढ़ाया है, हिसाब से सब ठीक रहा है। आप सारी बातों को आप ध्यान रख लेंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।